साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण जीके जीएस की ये क्लास, जिसमें हम कवर करेंगे टीसीएस वाली जीके की। देखिए, टीसीएस वाली जीके एक ऐसी जीके होती है जिसमें मतलब काफ़ी अच्छे लेवल की जीके के प्रश्नों को कवर किया जाता है। तो टीसीएस कौन कौन से एग्जाम कराती है, सबसे पहले ये जान लीजिए। तो यूपीएसआई जो आपका आने वाला है 12 से स्टार्ट हो रहा है, वो टीसीएस के द्वारा ही कराया जाएगा। उसके बाद एसएससी जीडी जो है वो भी टीसीएस के द्वारा कराया जाता है। एसएससी के सभी एग्जाम टीसीएस के द्वारा ही कराए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद रेलवे की बात कर लेते हैं तो एनटीपीसी जो है या फिर रेलवे ग्रुप डी जो है, ये सभी एग्जाम टीसीएस के द्वारा ही कराए जाते हैं। और आपने रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम देखा होगा, साइंस के प्रश्न कितने अच्छे लेवल के आते हैं। तो जीके और जीएस का जो लेवल है वो टीसीएस बहुत अच्छा रखता है। और सबसे मेन बात यह है कि इसमें करंट अफेयर के प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं टीसीएस के द्वारा। तो इस प्रैक्टिस सेट में भी हमने जो है करंट अफेयर के प्रश्नों को ज़्यादा कवर किया है। विगत 6 से 7 महीने के करंट अफेयर को हमने यहाँ पर कवर किया, ठीक है। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। जैसा आपका रिस्पॉन्स रहेगा वैसे ही ये जीके और जीएस की क्लास आपके लिए आती रहेगी। कोई भी आपका एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए ये टीसीएस वाली जीके की क्लास बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इसीलिए लिखा है इससे बेहतर और कहाँ, इससे बेहतर आपको और कहीं नहीं मिलने वाली है जीके और जीएस। तो चलिए प्रैक्टिस करते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो किस फिल्म ने ऑस्कर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? करंट शुरुआत से आपको करंट अफेयर के प्रश्न देखने को मिलेंगे। देखिए, मिनारी, द फादर, साउंड ऑफ मेंटल या फिर नोमलैंड, बताइए कौन सी फिल्म है जिसने ऑस्कर अवार्ड 2021 में जीत दर्ज की है? तो सही आंसर है डी, यानी कि नोमैनलैंड जो है वो मूवी है जिसे ऑस्कर अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। कुछ जानकारी देखिए। तो अमेरिकी ड्रामा फिल्म नोमैडलैंड ने 2021 में ऑस्कर पुरस्कार जीता। क्यो झाओ जिन्होंने नोमैडलैंड का जो है निर्देशन किया है, वे सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार भी उन्होंने जीता है, ठीक है। तो सर्वश्रेष्ठ जो मूवी है वो भी आपकी नोमैडलैंड है और सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार जो है नोमैडलैंड के लिए क्लोए झाओ को मिला था, ठीक है। तो 2 प्रश्न आपके यहाँ से क्लियर हो गए, जिससे वह पुरस्कार प्राप्त करने वाली एकमात्र महिला और पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला भी बन गई हैं। तो प्रश्न आपसे तीसरा प्रश्न, इस प्रश्न से ये बनेगा कि ऑस्कर अवार्ड प्राप्त करने वाली मतलब पहली महिला कौन बन गई हैं? तो आपको याद रखना है कि निर्देशन में ऑस्कर अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली महिला यहाँ पर क्लोए झाओ बन गई हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 से 4 प्रश्न आपके एक ही प्रश्न में यहाँ पर क्लियर हो गए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? हरमनप्रीत कौर, एकता बिष्ट, स्मृति मंथाना या फिर मिताली राज? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर सी, यानी कि स्मृति मंथाना यहाँ पर 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं। आइए देखते हैं कुछ जानकारी इनके बारे में। तो मिताली राज एक भारतीय क्रिकेटर और भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की कप्तान है। तो भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम की कप्तान कौन है? मिताली राज। आईसीसी ओडीआई रैंकिंग 2017 में मिताली राज एक स्थान ऊपर चढ़ के नंबर 1 स्थान पर काबिज हो गई थी, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पर जो है मिताली राज पहुंच गई थी 2017 की आईसीसी रैंकिंग में। मिताली को 2013 में अर्जुन पुरस्कार मिला था। मिताली राज 10,000 वनडे रन पार करने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। वह लेडी सचिन के नाम से प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, यह प्रश्न आपके टीसीएस वाले एग्जाम यानी कि जो आपकी रेलवे का एग्जाम था उसमें पूछा गया था कि लेडी सचिन के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा, मिताली राज को लेडी सचिन भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। ट्राइफेड ने भारत में जनजाति परिवारों के लिए सतत आजीविका परियोजना के लिए किस संगठन के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? लिंक फंड, बिल गेट्स फाउंडेशन, गिव इंडिया फाउंडेशन या फिर मुस्कान फाउंडेशन? तो किसके साथ में ट्राइफेड ने यहाँ पर जनजाति परिवारों की सहायता के लिए जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर है ए, यानी कि लिंक फंड के साथ में यहाँ पर जो ट्राइफेड ने जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कुछ जानकारी आपको देते हैं, देखिए। तो लिंक फंड एक ऑपरेशनल फाउंडेशन और प्रैक्टिशनर के नेतृत्व वाला फंड है जो अत्यधिक गरीबी को मिटाने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने की दिशा में कार्य कर रहा है। लिंक फंड की बात करते हैं तो लिंक फंड जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो याद रखिएगा, दोनों प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। ट्राइफेड भी आपको याद रखना है, लिंक फंड भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और फ्रांसीसी नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास वरुण 2021 25 से 27 अप्रैल 2021 तक अरब सागर में आयोजित किया गया, यह इसका कौन सा संस्करण था? तो बताइए, वरुण युद्ध अभ्यास 2021 कौन सा संस्करण था? 21वां संस्करण, 19वां संस्करण, 18वां संस्करण या फिर 20वां संस्करण? आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि 19वां संस्करण आयोजित किया गया अभी हाल ही में अप्रैल 2021 में भारत और फ्रांसीसी नौसेना के मध्य में। चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी आपको देते हैं।
तो वरुण अभ्यास 2021 के बारे में कुछ जानकारी देख लीजिए। तो भारत और फ्रांस की नौसेनाएं 1993 से द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कर रही हैं। तो याद रखना है, समुद्री अभ्यास है वरुण 2021, ठीक है। पहली बार है जब संयुक्त राज्य अमेरिका वरुण संयुक्त अभ्यास में भाग ले रहा है। तो पहली बार यूएसए भी इसमें शामिल हुआ है, याद रखिएगा, यूएई, यूएसए नहीं, संयुक्त अरब अमीरात इसमें शामिल हुआ है, ठीक है। इसका उद्देश्य इन रणनीतिक क्षेत्रों की स्थिरता में योगदान देना और हिंद महासागर घटक के लिए। बाकी आपको ये पूरी जानकारी दी है, आप इसको वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ जाते हैं। तो हाल ही में निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा हेलीकॉप्टर इंजन अनुप्रयोग के लिए एकल क्रिस्टल ब्लेड विकसित किया गया है अप्रैल 2021 में? तो बताइए किसके द्वारा एकल क्रिस्टल ब्लेड विकसित किया गया हेलीकॉप्टर्स के लिए? तो देखिए L&T, BEL, DRDO या फिर HAL। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। सही आंसर है सी, यानी कि DRDO के द्वारा एकल क्रिस्टल ब्लेड यहाँ पर विकसित किया गया है अप्रैल 2021 में, हमारे अपने जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनके लिए। देखिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ये फुल फॉर्म होता है DRDO का। तो DRDO भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासन निर्देश के तहत काम करता है। यह भारत के लिए विश्व स्तरीय वैज्ञानिक और तकनीकी आधार स्थापित करने और हमारे रक्षा सेवा क्षेत्र के लिए एक निर्णायक लाभ प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी प्रणालियों और समाधान लाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, ठीक है। तो मेन काम क्या है, तो रक्षा क्षेत्र में जो अनुसंधान करना, वो इसका मुख्य काम है DRDO का, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हो, और इन्होंने ही जो है क्रिस्टल ब्लेड बनाए हैं हेलीकॉप्टर्स के लिए, जो सेना के द्वारा यूज किए जाते हैं। देखिए, वाईफाई सुविधा प्राप्त करने वाला भारत का 6000वां रेलवे स्टेशन कौन सा बन गया है? आपको पता है, आप अगर किसी भी स्टेशन पर जाएंगे तो आपको वाईफाई सुविधा वहां पर मिल जाती है, ठीक है, फ्री में आप वाईफाई चला सकते हैं, है ना। तो अब 6000वां स्टेशन कौन सा बन गया जिसको वाईफाई सुविधा प्रदान की गई? हजारीबाग, मुंबई, रांची, पटना। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि हजारीबाग रेलवे स्टेशन को यहाँ पर ये सुविधा प्रदान की गई है, और ऐसा ये सुविधा प्राप्त करने वाला 6000वां स्टेशन यहाँ पर बन गया है, हजारीबाग रेलवे स्टेशन। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। पहले आपको करंट अफेयर देखने को मिलेगी, उसके बाद भारत की स्टैटिक जीके देखने को मिलेगी, उसके बाद आपको साइंस के प्रश्न भी देखने को मिलेंगे जो टीसीएस के एग्जाम्स में लगातार पूछे जाते रहते हैं। और टीसीएस की साइंस अगर आपने कर ली तो आप कोई भी एग्जाम की साइंस, इवन यूपीएससी की भी साइंस आप कर सकते हैं, टीसीएस की साइंस आपने कवर कर ली, ठीक है। देखिए, तो भारतीय रेलवे ने पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद डिवीजन में झारखंड राज्य के हजारीबाग जिले के अंतर्गत आने वाले 6000वें हजारीबाग रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सुविधा चालू कर दी है, ठीक है। तो बाकी आप जो नीचे लिखी हुई चीजें कहां कहां पर कब चालू की गई, इसको आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर मूव कर जाते हैं। देखिए, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? ये भी आपका करंट का प्रश्न है। इससे पहले एक खड़गपुर हुआ करता था, लेकिन अब एक नया यहाँ पर रेलवे स्टेशन बना है जो भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन बन गया है। बताइए इनमें से कौन सा है? खड़गपुर पश्चिम बंगाल, कोल्लम जंक्शन केरल, गोरखपुर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश या फिर बिलासपुर रेलवे स्टेशन छत्तीसगढ़। आंसर देख लें। सही आंसर है सी, यानी कि गोरखपुर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश जो है वो भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया। देखिए, कुछ लोगों का एडीपीओ का एग्जाम आने वाला था, उन्होंने, देखिए हमने वैसे तो बंद कर दी थी करंट अफेयर क्योंकि आप लोगों का रिस्पांस नहीं मिल रहा था, लेकिन कुछ लोगों का एडीपीओ एग्जाम आने वाला है, यूपीएसआई भी आ गया है, एसएससी जीडी भी आने वाली है। आपको पता है करंट अफेयर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पूछी जाती है, तो हमको दोबारा से चालू करना पड़ा है। लेकिन आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है, आप सहयोग दीजिए, लोगों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि हम लगातार ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर के आते रहें। देखिए, गोरखपुर रेलवे स्टेशन की लंबाई 1366 मीटर है। गोरखपुर की बात कर लेते हैं तो गोरखपुर टेराकोटा के लिए भौगोलिक संकेतक जीआई टैग के लिए भी प्रसिद्ध है। यूपीएसआई में प्रश्न पूछा जाएगा कि टेराकोटा के लिए किसे जो है ग्लोबल इंडिकेशन टैग यहाँ पर दिया गया है, जीआई टैग दिया गया है, तो गोरखपुर को दिया गया है, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था, ठीक है। प्रमुख नदियां उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी हैं? तो गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती, घाघरा जो है ये आपकी नदियां हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु दलदल यानी हिरण यानी बारहसिंगा है, और राज्य पुष्प पलाश है, और राज्य पक्षी जो है वो सारस क्रेन है। तो ये सारी जानकारी यूपी के बारे में हमने आपको दे दी, क्योंकि यूपीएसआई आने वाला है और यूपीएसआई में आपके जो है जीके यूपी की पूछी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैत्री एक्सप्रेस भारत और निम्नलिखित में से किस देश को जोड़ती है? तो किस देश के बीच में मैत्री एक्सप्रेस चालू की गई है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है। देखिए, तो मैत्री एक्सप्रेस बांग्लादेश में ढाका को भारत के कोलकाता से जोड़ती है। तो भारत के कोलकाता और बांग्लादेश के ढाका के बीच में मैत्री एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है। ट्रेन ने 14 अप्रैल 2008 को अपनी पहली सेवा पूरी की थी। ट्रेन कोलकाता से शुरू होती है और ढाका पर जाकर के समाप्त हो जाती है, ठीक है। बंगाली नववर्ष पर ट्रेन सेवा की शुरुआत की गई थी। इन दोनों देशों को जोड़ने वाली एक और ट्रेन बंधन एक्सप्रेस है। तो दो ट्रेनें चलती हैं भारत और बांग्लादेश के बीच में, एक तो बंधन एक्सप्रेस चलती है और एक मैत्री एक्सप्रेस चलती है। तो याद रखिएगा, दोनों ट्रेनें भारत और बांग्लादेश के बीच में चलती हैं। चलिए आगे
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किस देश ने नए समुद्री अवलोकन उपग्रह हैयांग 2D को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो हैयांग 2D किसके द्वारा लॉन्च किया गया? रूस, चीन, जापान, फ्रांस। अब नाम से ही आप देखकर बता सकते हैं हैयांग फयांग तो ये किसके नाम हो सकते हैं? तो चाइना के ही नाम होते हैं। चलिए आंसर देखते हैं, सही आंसर है बी यानी कि चीन का ये उपग्रह है हैयांग 2D। चलिए कुछ जानकारी आपको देखते हैं हैयांग 2D के बारे में। चीन ने एक गतिशील 24 घंटे समुद्री पर्यावरण निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए अपने प्रयासों के तहत एक समुद्री निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित किया। ठीक है, तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और एक और महत्वपूर्ण है इस मतलब प्रश्न से, तो देखिए चीन जो है वो दूसरा ऐसा देश बन गया है जिसने मंगल पर अपना रोवर उतारा है। इससे पहले यूएसए, तो यूएसए का जो रोवर है वो मंगल पर उतर चुका था। इसके बाद में यूएसए के बाद में चीन ऐसा करने वाला दूसरा देश बन गया है। तो ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, करंट अफेयर का यह प्रश्न है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव प्रतिवर्ष फरवरी मार्च के महीनों के दौरान किस शहर में आयोजित किया जाता है? स्टैटिक जी के देख लेते हैं। तो तंजावुरी, मदुरै या फिर महाबलीपुरम, चिदम्बरम, बताइए कहाँ पर आयोजित किया जाता है नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव प्रतिवर्ष फरवरी मार्च के जो है माह में? चलिए आंसर देखते हैं, सही आंसर है डी यानी कि चिदम्बरम में जो है आयोजित किया जाता है नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव। और अभी हाल ही में 2021 में भी यह आयोजित किया गया था। ठीक है, देखिए मोदी जी यहाँ पर गए थे इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो प्रत्येक फरवरी और मार्च में नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव प्रतिवर्ष पाराकारा चिदम्बरम मंदिर तमिलनाडु में जो है मनाया जाता है। 5 दिवसीय त्योहार है जो महाशिवरात्रि के शुभ दिन से इसकी शुरुआत हो जाती है। ठीक है, तो महाशिवरात्रि को शुरू होता है, तमिलनाडु में शुरू होता है, 5 दिन मनाया जाता है, फरवरी और मार्च माह में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने पूछा जा सकता है। ठीक है, यह संस्करण लगभग 13 दिनों तक चलता है और शास्त्रीय नृत्य रूपों की विभिन्न शैलियां भगवान नटराज को कलात्मक समर्थन प्रदान करती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, भगवान नटराज को यह नृत्य समर्पित है। नृत्यांजलि नृत्य कहाँ पर है? तमिलनाडु, चिदम्बरम में आयोजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण समिति आईएनसीबी के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? अब ये अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स में पहुंच गए हैं, पहले भारतीय ऐसे कौन हैं? देखिए, अनुराधा दीक्षित, जगजीत पवाडिया, नेहा काकोडर, उसके बाद मनोज सिन्हा। आइए देखते हैं कौन पहुंच गया इंटरनेशनल नारकोटिक्स में। सही आंसर है बी यानी कि जगजीत पवाडिया जो है वो इंटरनेशनल नारकोटिक्स में पहुंच गए हैं और ऐसा करने वाले पहले भारतीय बने हैं। देखिए, तो जगजीत पवाडिया पूर्व भारतीय नारकोटिक्स आयोग और भारतीय राजस्व सेवा सीमा शुल्क के पूर्व नारकोटिक्स आयुक्त हैं। तो भारत में ये पूर्व नारकोटिक्स आयुक्त थे। इनकी इतनी अच्छी यहाँ पर नॉलेज हो गई कि इनको सीधे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बुला लिया गया। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण समिति यानी कि आईएनसीबी का अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, ना केवल बुलाया गया बल्कि अध्यक्ष बनाया गया है। यह वियना स्थित संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली भारतीय हैं और इस पद को संभालने वाली दूसरी महिला भी हैं। तो याद रखिएगा, इस पद को संभालने वाली दूसरी महिला है कौन? तो जगजीत पवाडिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाम आपको पुरुष का लग रहा है लेकिन है ये महिला, याद रखिएगा, नहीं कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए स्टैटिक की बात कर लेते हैं। और तो लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत महत्वपूर्ण लेखक है और इनकी सारी जो पुस्तकें हैं उसके बारे में भी हम आपको जानकारी इसी वाले प्रश्न में दे देंगे। रस्किन बॉन्ड, सलमान रुश्दी, शशि थरूर या फिर विक्रम सेठ। तो कौन है लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ पुस्तक के लेखक? आंसर देखें, सही आंसर है बी यानी कि सलमान रुश्दी जो हैं उन्होंने लैंग्वेज ऑफ ट्रुथ पुस्तक को लिखा है। तो सलमान रुश्दी की और पुस्तकें देख लेते हैं। तो सलमान रुश्दी एक ब्रिटिश लेखक हैं। इनका जन्म भारत में हुआ था और ये ऐतिहासिक और दार्शनिक मुद्दों की शैली की जांच करने के लिए यथार्थवादी पात्र, अविस्मरणीय हास्य, उत्साह और मेलोड्रामिक जो है गद्य वगैरह लिखते हैं। मेन इनकी पुस्तकें देख लीजिए। तो सलमान रुश्दी के 13 उपन्यासों के लेखक हैं। तो देख लीजिए 13 उपन्यास कौन कौन से हैं। तो ग्रिम्स मिडनाइट चिल्ड्रन जिसे 1981 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ग्रिम्स और मिडनाइट चिल्ड्रन दोनों याद रखिएगा किसकी हैं? सलमान रुश्दी की हैं। द सेनेटिक वर्सेज भी आपकी सलमान रुश्दी की है। शर्म की बात है ये भी सलमान रुश्दी की। हारून और कहानियों का सागर ये बहुत महत्वपूर्ण है, हारून वाली याद रखिएगा। मूर की अंतिम आह, उनके पैरों के नीचे की जमीन, रोस, शालीमार, जोकर, फ्लोरेंस की जादूगरनी, लूका और जीवन की आग, 2 साल 8 महीने और 28 रातें, द गोल्डन हाउस और क्विचोटो। ये जो है इनके प्रमुख 13 उपन्यास हैं जिनमें से आपको द गोल्डन हाउस याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में रोस याद रखना है, हारून को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। द सैटेनिक वर्सेज भी कई बार पूछा गया और ग्रिम्स और मिडनाइट चिल्ड्रन ये कई बार पूछे जा चुके हैं। तो ये महत्वपूर्ण इनके जो है उपन्यास हैं सलमान रुश्दी के, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान। आइए आंसर देखते हैं। ज्योग्राफी का प्रश्न है, सही आंसर सी यानी कि बांग्लादेश जो है वो भारत के साथ में सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में सबसे लंबी सीमा रेखा 4,96 किलोमीटर की है। यह दुनिया की 5वीं सबसे लंबी भूमिगत सीमा है। ठीक है, तो 5वें नंबर की सबसे लंबी भूमिगत सीमा है। भारत और बांग्लादेश दुनिया की सबसे लंबी सीमाओं में से एक है।
ये पूरी जानकारी दी हुई है। बांग्लादेश के राष्ट्रपति देख लेते हैं, तो बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हमीद हैं, राजधानी ढाका है, प्रधानमंत्री शेख हसीना है, मुद्रा यहाँ की टका है और बांग्लादेश भारत के राजदूत विक्रम कुमार दोरईस्वामी हैं। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको याद रखनी है क्योंकि यहाँ से स्टैटिक के प्रश्न बन सकते हैं। बांग्लादेश के साथ में अभी हमारे काफ़ी मित्रवत यहाँ पर व्यवहार चल रहे हैं और वहाँ के जो ये आपके प्रधानमंत्री हैं वो भारत भी आई हुई थी, तो इसलिए यहाँ पर राजधानी और जो कैपिटल करेंसी है ये महत्वपूर्ण बन सकता है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत का पहला राज्य घोषित किया गया है जिसने जैविक खेती को अपनाया है? तो जैविक खेती को अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? पूरी तरह से जैविक राज्य कौन बन गया है? त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर नागालैंड? आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि सिक्किम जो है वो पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने पूरी तरह से जैविक खेती को अपना लिया है। देखिए, तो भारत का पहला 100% जैविक राज्य सिक्किम में सभी खेती सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग के बिना की जाती है, जिससे सुरक्षित भोजन के विकल्प उपलब्ध होते हैं और कृषि को अधिक पर्यावरण के अनुकूल गतिविधियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, जीआई टैग जो है, तो लाल गर्म चेरी काली मिर्च के लिए सिक्किम की प्रसिद्ध है डले खुरसानी को अपना भौगोलिक जो है संकेतक मिला है। तो डले खुरसानी मिर्च कहाँ की है? तो डले खुरसानी मिर्च जो है वो आपकी सिक्किम की है। जीआई टैग प्रदान किया गया, स्टार मार्क कर लीजिए, ये प्रश्न बनेगा। और हमने जो जीआई टैग वाली वीडियो कराई है आपको, जिसमें हमने सारे जीआई टैग 2021 के महत्वपूर्ण जीआई टैग जितने भी मिले हैं उन सबको हमने कवर किया है, वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपके सभी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वस्तु एवं सेवा कर भारत में कब पेश किया गया था? 2016, 2018, 2019 या फिर 2017? तो जीएसटी कब लाया गया था भारत में? और यह प्रश्न हमने कई बार पहले भी कराया था और यही प्रश्न जो है आपके यूपी पीसीएस प्री एग्जाम में अभी हाल ही में देखने को मिल गया था। देखिए, सही आंसर है ए, यानी कि 2016 में जो है पेश किया गया था भारत में जो आपका जीएसटी है। देखिए, तो वस्तु एवं सेवा कर के बारे में कुछ बातें देख लेते हैं क्योंकि यह प्रश्न बन सकता है, क्योंकि पीसीएस में बना है तो यूपीएसआई में भी बनेगा। भारत सरकार ने भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की शुरुआत की तथा वस्तु एवं सेवा कर को भारत के आर्थिक इतिहास में सबसे बड़ा सुधार माना जा रहा है। वस्तु एवं सेवा कर जिसे जीएसटी कहते हैं एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जिसे संविधान में 101वें संविधान संशोधन 2016 के द्वारा पेश किया गया, अतः विकल्प एक सही उत्तर है। हमने आपसे बोला था 101 रुपए का कन्यादान यानी कि जीएसटी जो है वो 101वां संविधान संशोधन है। आगे बढ़ते हैं। सिमलीपाल बायो रिजर्व अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आपको पता है यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं राष्ट्रीय उद्यान पूछ लिए जाते हैं, अभ्यारण्य पूछ लिए जाते हैं, तो ये स्टैटिक के महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो बताइए सिमलीपाल कहाँ पर स्थित है? नागालैंड, ओडिशा, मिजोरम या फिर हिमाचल प्रदेश? आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि ओडिशा में स्थित है सिमलीपाल बायो रिजर्व। देखिए कुछ जानकारी, तो सिमलीपाल बायो रिजर्व को 1956 में एक टाइगर रिजर्व से नामित किया गया। सिमलीपाल बायो रिजर्व यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व 2009 का एक हिस्सा है। यह ओडिशा के मयूरभंज जिले के उत्तरी भाग में स्थित है। तो ओडिशा में मयूरभंज में स्थित है सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र 4374 वर्ग किलोमीटर और 845 वर्ग किलोमीटर टाइगर रिजर्व को मतलब कवर करता है। ये सारी इसकी जानकारी दी हुई है, आपको बस इतना याद रखना है कहाँ पर है। ठीक है, तो पता चल गया कहाँ पर है, उड़ीसा में। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? ये आपके साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न आ गए, आपके टीसीएस वाली साइंस। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से है? वायरस से कौन सा रोग होता है? इन्फ्लुएंजा, निमोनिया, हैजा या फिर काली खांसी? आंसर देखें। सही आंसर है ए, यानी कि इन्फ्लुएंजा जिसे हम सामान्य जुकाम कहते हैं। दो तरह से आ सकता है, एक तो काली खांसी आ सकती है, पर खांसी नहीं, सामान्य जुकाम जिसे कहते हैं उसे हम इन्फ्लुएंजा कहते हैं और ये एक वायरस जनित रोग होता है। देखिए, इन्फ्लुएंजा की बात करें, देखिए इन्फ्लुएंजा एक वायरल संक्रमण है जो आपके श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, नाक, कान, गला और फेफड़े को प्रभावित करता है। कौन सा? इन्फ्लुएंजा। आपको पता ही है जब आपको जुकाम होता है तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रभावित हो जाती हैं। ठीक है, और इन्फ्लुएंजा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दोनों रूप से फैलता है, यानी कि एक तरह से वायरस वाला होता है। देखिए, अगर आप किसी के सामने बैठे हैं, अगर आपने छींक दिया और आपको जो है जुकाम हुआ है तो सामने वाले को हो जाता है। ठीक है, तो ये एक वायरल जो है रोग यहाँ पर होता है, इन्फ्लुएंजा, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसे फ्लू के नाम से भी जाना जाता है, सामान्य जुकाम भी कहा जाता है। चलिए, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर विवेक देवराय, डॉक्टर वी के सारस्वत, डॉक्टर राजीव कुमार या फिर अरुण जेटली? चलिए आंसर देखते हैं। लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे, उसका जवाब जरूर देना कमेंट बॉक्स में, क्योंकि फिर आप लोग क्या है कमेंट नहीं करते हो तो फिर ऐसा लगता है क्यों ही हम मेहनत कर रहे हैं किसी के लिए, है ना। तो अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास भेजिए जिनका आगे एग्जाम होने वाला है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण ये क्लास है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। आपको यही प्रश्न छपे मिलेंगे एसएससी जीडी यूपीएसआई में, देख लेना आप। ठीक है ना, फिर आप इसी वीडियो के नीचे आकर के कमेंट करेंगे कि वाह सर मजा आ गया। चलिए, सही आंसर है सी, यानी कि राजीव कुमार जो है वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं।
देखिए नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आपको पता है जो प्रधानमंत्री होते हैं वो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। जो भी प्रधानमंत्री होगा वो अपने आप उसका अध्यक्ष बन जाता है। ठीक है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन है, तो अमिताभ कांत जो है वो वर्तमान में सीईओ है नीति आयोग के, और उपाध्यक्ष हमने बता ही दिया, राजीव कुमार जो है वो उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे इंटरनेट का जनक कहा जाता है, कंप्यूटर को भी हमने यहाँ पर कवर किया है। तो विंट सर्फ, सर्गी विन, एलन ट्यूरिंग या फिर रेमंड टॉम्सिलन, बताइए किसे यहाँ पर इंटरनेट का जनक कहा जाता है। आंसर देखें, सही आंसर है ए, यानी कि विंट सर्फ को यहाँ पर इंटरनेट का जनक कहा जाता है। देखिए कुछ जानकारी, तो विंट सर्फ को इंटरनेट का जनक कहा जाता है। इंटरनेट का मतलब इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है। प्रश्न पूछा जाता है इंटरनेट का फुल फॉर्म बताइए, फिर देखते रह जाते हैं यार इंटरनेट तो सुना था, पर इंटरनेट का भी कोई फुल फॉर्म होता है, तो याद रखिएगा इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। ठीक है, जो 1 जनवरी 1983 से जिसकी शुरुआत की गई थी, उन्हें 1997 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन द्वारा यूएसए नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी भी प्रदान किया गया था, किसे, विंट सर्फ को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट के जो है आविष्कार के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया था 1997 में। बुलंद दरवाजा एक प्रसिद्ध मुगल स्थापत्य स्मारक है, कहाँ पर स्थित है ये बुलंद दरवाजा? आगरा किला, लाल किला, फतेहपुर सीकरी या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कहाँ पर स्थित है बुलंद दरवाजा? यह प्रश्न तो आपको पता होगा, कई बार पूछा गया है। सही आंसर है सी, यानी कि फतेहपुर सीकरी में स्थित है बुलंद दरवाजा। देखिए कब बनवाया था, क्यों बनवाया था, आइए देख लेते हैं। तो मुगल बादशाह अकबर ने गुजरात पर अपनी विजय के जश्न मनाने के लिए बुलंद दरवाजा की स्थापना की थी। इसका अर्थ होता है जीत के लिए दरवाजा। ठीक है, और इसका निर्माण 1601 ईस्वी में इसका निर्माण शुरू किया गया था। फतेहपुर सीकरी 1585 तक मुगल सम्राट अकबर की एक समय खिलती हुई राजधानी थी। तो 1585 तक जो है वो फतेहपुर सीकरी मुगल साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। फतेहपुर सीकरी को पहले फतेहाबाद के नाम से जाना जाता था, जो फारसी शब्द फतेह से लिया गया था, जिसका अर्थ होता है जीत। फतेहपुर सीकरी भारत में मुगल वास्तुकला के सबसे संरक्षित नमूनों में से एक है। ठीक है, तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में ये जो है बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया गया था। गुजरात विजय के बाद ही जो है अकबर ने पहली बार समुद्र देखा था, पहली बार पुर्तगालियों से मिला था, और पहली बार तंबाकू को भी देखा था। पुर्तगाली ही तो आए थे तंबाकू लेकर के। आलू और तंबाकू की जो खेती जो है वो आपके पुर्तगाली लेकर के आए थे। प्रिंटिंग प्रेस भी जो है वो पुर्तगाली ही लेकर के आया था। कुछ अच्छी चीज़ें और कुछ खराब चीज़ें वो हमारे भारत को दे गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आए थे और सबसे अंत में गए थे, ये भी याद रखिएगा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, सीधे लोगों द्वारा चुनाव किया जाता है, बंद मतदान पद्धति से होता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पर आंसर लगाते हैं बंद मतदान पद्धति। उनके दिमाग में चलता रहता है एकल संक्रमणी मत पद्धति, शायद इसी कोई बंद मतदान जो है पद्धति कहते होंगे, लेकिन इसका आंसर गलत है। इसका सही आंसर है ए, यानी कि अप्रत्यक्ष चुनाव। देखिए राष्ट्रपति को हम थोड़ी चुनते हैं, हमारे द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि चुनते हैं, और जिस भी अधिकारी को हमारे द्वारा भेजे गए प्रतिनिधि चुनते हैं उन्हें हम अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। देखिए अनुच्छेद 55 बताता है राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। तो इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के चुनाव के तरीके का उल्लेख किया गया है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा, चुनाव गुप्त मतदान से होगा, चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणी मत के माध्यम से होगा। ठीक है, तो ये इस प्रणाली का नाम है, ना कि ये प्रणाली ही है। इस प्रणाली का नाम है एकल संक्रमणी मत पद्धति। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है? बताइए कौन सा ऐसा रंग है जिसकी तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होती है? आपको बहुत कंफ्यूजन हुआ होगा इस प्रश्न में। आइए आज एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे आपका। लाल, बैगनी, पीला, नारंगी। चलिए आंसर देखें। सही आंसर इसका लाल, सही आंसर बी, सॉरी सही आंसर इसका बी, यानी कि बैगनी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए क्यों इसका सही आंसर बैगनी है, तो बताते हैं आपको। इसे तरंग की दिशा में मापा जाता है। तरंग दैर्घ्य को जो है तरंग की दिशा मापा जाता है। तरंग दैर्घ्य जितनी लंबी होगी आवृत्ति उतनी कम होगी, उसी तरह तरंग दैर्घ्य जितनी छोटी होगी आवृत्ति उतनी अधिक होती है। ठीक है, बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य न्यूनतम है और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे लंबी होती है। अब देखिए याद कैसे रखेंगे। देखिए लाल रंग को आप दूर से देख सकते हैं, तो जिस प्रकाश की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगी वो उतना कम बिखरेगा और आपको दूर से दिखाई देगा। ठीक है, तो लाल प्रकाश बहुत कम बिखराव होता है, उसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है, सीधे एकदम जाता है क्योंकि उसकी तरंग दैर्घ्य बहुत ज़्यादा होती है। और बैंगनी रंग को आप दूर से देख ही नहीं सकते हैं क्योंकि बैंगनी रंग का बिखराव बहुत अधिक होता है, तरंग दैर्घ्य बहुत कम होती है, इस वजह से दूर से नहीं दिखाई देता है। ट्रैफिक सिग्नलों में इसीलिए लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि उसकी तरंग दैर्घ्य बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और एक प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। और ये वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, जिससे सही समय पर आपके पास में लगातार ऐसे प्रैक्टिस सेट पहुँचते रहें। जितने भी आपके एग्जाम आने वाले हैं, चाहे वो आपका MP पुलिस हो, SSC GD हो, रेलवे NTPC हो, या फिर आपका UPSI हो, सभी के लिए ये
जीके की क्लास अति महत्वपूर्ण है। मोस्ट सिलेक्टेड जो प्रश्न होंगे वही आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आगामी दीपावली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।